तो पहली न्यूज़ है आज की। ये क्या है? तो यह समाचार एक दर्दनाक घटना को उजागर करता है जिसमें उड़ीसा की एक 20 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या के बाद मृत्यु हो गई है। अब इसमें क्या हुआ है? तो इसमें क्या हुआ है कि घटना का सार देखते हैं अपन। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे एक छोटे से गांव से आने वाली 20 वर्षीय लड़की ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से दूर बालासोर के प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया था। 12 जुलाई को उसने कॉलेज परिसर में आत्मदाह कर लिया क्योंकि वह काफ़ी समय से यौन उत्पीड़न की शिकायत कर रही थी। इस यह उत्पीड़न प्रोफेसर द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह 2 दिन बाद जुलाई 14 को जिंदगी की जंग हार गई। अब इसमें क्या है, पिता की व्यथा और बेटी का साहस। तो पिता ने बताया कि बेटी ने कॉलेज में दाखिला लिया था तो वह गर्व से वहाँ पढ़ाने और अन्य प्रतिष्ठित लोगों का नाम लिया करती थी। वह एक आत्मनिर्भर और साहसी लड़की थी। पिता ने कहा उसने कभी हार नहीं मानी। बेटी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। यही उसका साहस था। संघर्ष और सामाजिक योगदान। तो छात्रा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छात्र इकाई AVP से स्कूली दिनों से जुड़ी थी। वह आपदा मित्रा, प्राकृतिक आपदा के समय मदद करने वाली प्रशिक्षित स्वयं सेवक थी। ठीक है। चक्रवातों के समय राहत कार्यों में भी उसने सक्रिय योगदान दिया। फिर बस यही है। तो आरोपी और जांच। तो 3 लोगों पर आरोप लगे हैं: असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार साहू, प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष और एक अन्य व्यक्ति पे। ठीक है। तो बस यही है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक होनहार और समाज सेवी छात्रा को प्रशासनिक और सामाजिक संवेदनहीनता ने मजबूर कर दिया। और वह केवल एक मौत नहीं है बल्कि पूरी सिस्टम पर सवाल उठाता है ये। ठीक है। फिर अगली न्यूज़ क्या थी? तो अगली न्यूज़ है, दिल्ली वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक गंभीर सूचना का उल्लेख किया गया है जिसमें बताया गया है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटने की फर्जी अनुमति उनके नाम पर जारी की गई थी। तो फर्जी अनुमति वन विभाग के नाम पर जारी की गई, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। तो मामला क्या है? तो दिल्ली का वन विभाग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बताया कि वसंत कुंज इलाके में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटने के लिए फर्जी अनुमति पत्र पर उनके नाम से जारी किया गया है। ठीक है। तो यह मामला उस समय सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता भावरेन कंधारी में सुप्रीम कोर्ट में एक पर्यावरण कार्यकर्ता है भावरेन कंधारी ने एक याचिका दाखिल की। उनके वकील मानन वर्मा ने दलील दी कि निर्माण कार्य मॉर्फोलॉजिकल रिच क्षेत्र, एक पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील इलाके में हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश के तहत संरक्षित है। अब फर्जी अनुमति की सच्चाई तो क्या है? याचिका में कहा गया कि पेड़ काटने के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि उस स्थान के लिए किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की गई है। वन विभाग ने कहा कि उसके नाम से जो अनुमति पत्र इस्तेमाल हुआ है वह फर्जी है। फिर प्रशासनिक कार्रवाई क्या है? तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया है तो पश्चिमी डिवीज़न के अधिकारी ने वसंत कुछ पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग की। फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 379B के तहत मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई जो सार्वजनिक संपत्ति की चोरी से संबंधित होता है। पुलिस थाने के SHO ने 17 फरवरी को बताया कि जो कथित अनुमति है वह अवैध और अपठनीय है। फिर ASI की भूमिका क्या है? तो निर्माण स्थल ASI द्वारा संरक्षित बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अनुमति उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो बस यही न्यूज़ है आज की। तो निष्कर्ष तो यही है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। ठीक है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है कि अगर बलात्कार का आरोपी खून का सैंपल देने से मना करे तो पुलिस उचित बल का प्रयोग कर सकती है। हाई कोर्ट ने यह बात कही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामलों में DNA टेस्ट लगभग अनिवार्य है। यदि आरोपी रक्त का सैंपल देने से मना करता है या विरोध करता है तो जांच अधिकारी उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया है। ठीक है। यह आदेश एक आरोपी द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में था जिसने DNA सैंपल देने से इनकार कर किया था। आरोपी पर दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 छेड़छाड़, 506 धमकी देना, 509 महिला का अपमान करना के तहत आरोप लगे थे। जब पुलिस ने आरोपी की जांच और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया तो उसने रक्त सैंपल देने से मना कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी ताकि वह आरोपी से DNA सैंपल और पीड़िता के आरोपों की पुष्टि कर सके। ठीक है। तो बस यही है। मजिस्ट्रेट ने जून 2022 में पुलिस को सैंपल दे लेने की अनुमति दी थी। आरोपी ने इस आदेश को चुनौती दी लेकिन सेशंस कोर्ट ने अप्रैल 2023 में मजिस्ट्रेट के आदेशों को सही ठहराया और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा।
फिर हाई कोर्ट की टिप्पणियां, बलात्कार के मामले में डीएनए टेस्ट न सिर्फ उचित होता है बल्कि आवश्यक भी होता है। अगर आरोपी सैंपल देने से मना करे तो जांच अधिकारी उचित बल का उपयोग कर सकते हैं। धारा 53A सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का हवाला देते हुए बताया गया, जब आरोपी का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य हो तब डीएनए टेस्ट का विरोध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपन को बस यही है। तो यह फैसला देश में न्यायिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। यह स्पष्ट करता है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में डीएनए परीक्षण न केवल जरूरी है बल्कि आरोपी मना करने की स्थिति में बल का प्रयोग भी कानूनी रूप से मान्य है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा से जुड़ी है, जो एक पर्यावरणीय उपलब्धि को दर्शाता है। देश में पहली बार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को नेट ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिला है। तो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से नेट ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लेटिनियम प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र आईजीआई के सभी टर्मिनलों को मिला है। यह दर्शाता है कि यहाँ से निकलने वाला कचरा अब लैंडफिल पर नहीं भेजा जाता। क्या होता है नेट ज़ीरो वेस्ट लैंडफिल? इसका मतलब है कि एयरपोर्ट से निकलने वाले 95% से अधिक कचरे का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कंपोजिटिंग करके उसे लैंडफिल में भेजने से रोका जाता है। फिर डायल का योगदान, तो डायल क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। डायल ने अपने संचालन में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को एकीकृत किया है। इसका लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक जलवायु अनुकूलन प्रणाली विकसित करना। ठीक है, एयरपोर्ट पर क्या क्या किया गया है, तो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। 2 डिब्बे और 4 डिब्बे मॉडल के माध्यम से कचरे का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है और इन हाउस कंपोस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। तो महत्व क्या है, यह न केवल पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय है बल्कि अन्य एयरपोर्ट के लिए भी एक बेंचमार्क बन गया है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो यह समाचार यमुना नदी की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी की हालिया रिपोर्ट के आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि यमुना नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। विशेषकर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, मानव बल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया की मात्रा 4000 गुना ज़्यादा पाई गई है। तो यमुना का प्रदूषण बढ़ा और बैक्टीरिया की मात्रा सुरक्षित सीमा से 4000 गुना अधिक है, रिपोर्ट में कहा है। तो प्रमुख निष्कर्ष क्या है, फीकल कॉलीफॉर्म, तो फीकल कॉलीफॉर्म क्या है, यह प्रदूषण का सबसे खतरनाक संकेतक है। मानव मल से उत्पन्न बैक्टीरिया है जो असुरक्षित जल निकासी और सीवरेज से सीधे नदी में गिरता है। सुरक्षित सीमाएँ इसकी है 500 है ना प्रति 100 ml में, और अधिकतम है 2500 प्रति 100 ml में। ठीक है, पर आईटीओ ब्रिज पर ये स्तर कितना पहुंच गया है, 92,000 पे पाया गया है, जो 4000 गुना अधिक है। ठीक है, फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यह पानी में मौजूद ऑर्गेनिक कचरे को बताता है। सुरक्षित सीमा है 3 mg प्रति लीटर या उससे कम। रिपोर्ट में है 47 mg प्रति लीटर तक बीओडी पाया गया है। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर अगला है डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो जल जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। सुरक्षित सीमा होती है 5 mg प्रति लीटर से या फिर अधिक। ठीक है, तो वजीराबाद में कितनी है ना, वजीराबाद में तो डीओ स्तर 6.3 से गिरकर 3.3 हो गया है और कई स्थानों पे तो 0 मिला है, जैसे ओखला, निज़ामुद्दीन इत्यादि में। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अपन को 2 चीज़ पता चल गई, एक तो डिसॉल्व ऑक्सीजन और एक है बायोकेमिकली ऑक्सीजन की डिमांड। ठीक है, तो केमिकली ऑक्सीजन डिमांड तो क्या है, ऑर्गेनिक कचरे को बताता है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन है जल में जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। फिर बस यही है। अब आगे देखें तो प्रमुख चिंताएं क्या है, नदी की गुणवत्ता स्तर जून की स्तर की तुलना में और गिर गया है। फिर वजीराबाद, आईएसबीटी, आईटी और ओखला जैसे इलाकों में पानी जलीय जीवन के लिए अनुपयुक्त हो चुका है। दिल्ली के 22 नाले बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदी में गिरते हैं। विशेषज्ञों की राय क्या है, फीकल कॉलीफॉर्म का इतना ज़्यादा स्तर दर्शाता है कि सीवेज और गंदगी का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी और बैक्टीरिया की अधिकता ने यमुना को जलीय जीवन के लिए मृत नदी बना दिया है। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो भारत के समुद्री सुरक्षा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाती है अगली न्यूज़, जिसमें आईएनएस निस्तार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट पोत है। तो यही है। अब क्या है आईएनएस निस्तार, तो आईएनएस निस्तार एक विशेष पोत है जो डीप सी सैचुरेशन डाइविंग और पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखता है। तो पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया और डीप सी सैचुरेशन डाइविंग। ठीक है, इसे
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत में ही डिज़ाइन किया और तैयार किया है। यह पोत भारतीय नौसेना के लिए जटिल पानी के भीतर ऑपरेशन के लिए एक नई ताकत साबित होगा। फिर समारोह और वक्तव्य क्या है, तो बस यही है। तो तकनीकी विशेषताएं क्या है इसको देखते हैं अपन को। तो इसमें उन्नत डाइविंग उपकरण, सेल्फ प्रोपेलेड रेस्क्यू व्हीकल और डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर लगे हुए हैं। यह जहाज 300 मीटर तक की गहराई तक डाइव कर सकता है। यह पोत मदरशिप की भूमिका निभाएगा, जिसमें पनडुब्बी इसमें फंसे लोगों को बचाया जा सकेगा। ठीक है, मदरशिप की तरह काम करेगा कि एक मदर अपने बच्चों को निकालती है, वैसे पनडुब्बी में फंसे लोगों को बचाएगा। ठीक है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, आईएनएस निस्तार न केवल गहराई में ऑपरेशन के लिए सक्षम है, बल्कि भविष्य की युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार भारत की तैयारियों का प्रतीक है। ठीक है। फिर मेक इन इंडिया और एमएसएमई की भूमिका है। तो आईएनएस निस्तार पूरी तरह से भारतीय कंपनियों और एमएसएमई के सहयोग से तैयार किया गया है। भारत के 57 नए युद्धपोत अब निर्माणाधीन हैं, जिनमें अधिकांश स्वदेशी हैं। फिर आईएनएस निस्तार भारत के आत्मनिर्भर नौसेना मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल तकनीकी दृष्टि से भारत की उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीतिक ताकत को भी नई ऊंचाई देता है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो भारतीय सांसद यानी लोकसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव से जुड़ी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा होने जा रही है। तो क्या है, लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश होगा। ठीक है, क्या मामला है, तो जस्टिस यशवंत शर्मा जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने अनियमितताओं की रिपोर्ट दी है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी आवास का गलत उपयोग किया। लोकसभा में प्रस्ताव, तो मानसून सत्र से पहले सप्ताह यानी 21 जुलाई से शुरू में लोकसभा इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विभिन्न दलों से बातचीत कर रहे हैं ताकि सर्वसम्मति बन सके। कांग्रेस, बीजेपी, विरोधी दल, अन्य दल इस प्रस्ताव पर एक मत रुख अपनाने की दिशा में है। बस यही है। तो संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ठीक है के अनुसार लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन याचिका होनी चाहिए। इसके बाद स्पीकर जांच की अनुमति दे सकते हैं। तो बस यही है। दिसंबर में राज्यसभा के 55 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित आरोपों को लेकर प्रस्ताव रखा था। आरोप है कि उन्होंने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के कहने पर आवाज़ छोड़ा, लेकिन पहले उन्होंने उसे जबरन घेरा हुआ था। जस्टिस वर्मा का पक्ष, उन्होंने आरोपों को खारिज किया और कहा उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। बस यही है। तो ये क्या कह रहा है, यह प्रस्ताव न्यायपालिका में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो भारत में सर्वोच्च न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जवाबदेहिता तय करने की मिसाल बन सकती है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत में चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। तो इसमें क्या गया है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मतदाता सूची संशोधन जैसी संदेहास्पद प्रक्रिया से बेहतर की ज़रूरत है। फिर एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, इसे अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया कहा गया है। इसमें इसका उद्देश्य बताया गया है कि फर्जी वोटर्स को हटाना, लेकिन व्यवहार में यह चयनात्मक रूप से कुछ वर्ग को बाहर करने का प्रयास प्रतीत होता है। ठीक है। एसआईआर के तहत आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, नौकरी प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो कि बहुत से गरीब और असाक्षर नागरिकों के पास नहीं है। चिंता और विवाद क्या है, चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे, लेकिन लेख में आरोप है कि वह सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से बिहार में शुरू की गई है, लेकिन इसका असर बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी देखा जाएगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय अधिक हैं। फिर राजनीतिक पक्ष और रणनीतिक, तो लेख में कहा गया है कि बीजेपी बिहार में इस प्रक्रिया के जरिए विपक्षी वोटर्स को हटाने की कोशिश कर सकती है, खासकर मुस्लिम, ओबीसी, दलित और गरीब वर्गों के लोगों को। यहाँ आशंका जताई गई है कि प्रक्रिया भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। फिर संवैधानिक प्रश्न क्या है, तो संविधान ने हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है, चाहे वह गरीब हो या अशिक्षित हो। लेख में सवाल उठाया गया कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर ही क्यों हो, जबकि यह सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ है आंकड़ों के जरिए चिंता। तो अनुमान है कि भारत में 140 करोड़ लोग में से 65% के पास आधार कार्ड नहीं है और लगभग 35 करोड़ के पास अन्य मान्य पहचान नहीं है। ये लोग यदि वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो लोकतंत्र पर गहरी चोट होगी। तो बस यही है। फिर उन्होंने कहा भारत जैसे लोकतंत्र में वोटिंग अधिकार को नागरिकता साबित करने से अलग रखा जाना चाहिए।
फिर तो बस यही है, अगर हमारे वोट के साथ छेड़छाड़ हुई, यानी अगर वोटिंग से छेड़छाड़ हुई तो यह जनता के विश्वास को तोड़ देगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। फिर आगे चलें तो अगली एक न्यूज़ है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका को खारिज किए जाने की जानकारी दी गई है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के कॉल रिकॉर्ड तक पहुंचने की मांग की थी। अदालत ने इसे निजता का अधिकार का उल्लंघन बताया है। ठीक है, मामले का विवरण देखते हैं। तो इसमें पति पत्नी की शादी 2022 में हुई थी। कुछ सप्ताह बाद ही पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का व्यवहार बदल गया, खासकर एक बार अपने माता पिता के घर से लौटने के बाद। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके भाई और माँ के सामने असभ्य व्यवहार किया। कानूनी प्रक्रिया। पति सितंबर और अक्टूबर में पत्नी को घर लाने गया, लेकिन पत्नी ने लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने वैवाहिक अधिकारों की पुनः स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की। महिला ने इसके जवाब में पुलिस शिकायत और अदालत में अलग से मामला दायर किया। पत्नी की कॉल रिकॉर्ड की मांग। जनवरी 2024 में पति ने कोर्ट से कॉल डिटेल्स की मांग की। उसने पत्नी पर व्यभिचार अडल्ट्री का संदेह जताया। कहा कि कॉल रिकॉर्ड से उसके आरोपों की पुष्टि होगी। उच्च न्यायालय का फैसला। हाईकोर्ट ने कहा शादी अपने आप में पति पत्नी को निजी जानकारी तक पहुंच का अधिकार नहीं देती। कॉल रिकॉर्ड जैसी जानकारी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जब पत्नी पर कोई स्पष्ट रूप से व्यभिचार का आरोप साबित नहीं होता जब तक पत्नी पर कोई स्पष्ट रूप से व्यभिचार का आरोप साबित नहीं होता तब तक कॉल रिकॉर्ड देना उचित नहीं है। फिर मुख्य टिप्पणियां क्या है, तो निजता का अधिकार विवाह के बाद भी बना रहता है। पति पत्नी के बीच पारदर्शिता और विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पति पत्नी के फ़ोन या कॉल डिटेल की निगरानी करें। ऐसे मामलों में निजता के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। विवाह के बाद भी एक ऐसी प्रक्रिया की निजता बनी रहती है। विवाह के बाद भी किसी व्यक्ति की निजता बनी रहती है। पति पत्नी को एक दूसरे के निजी जानकारी पाने का स्वचालित या कानूनी अधिकार नहीं होता। अदालत ने निजता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए याचिका खारिज कर दी। फिर एक न्यूज़ है अगली, चीन द्वारा उर्वरक निर्यात पर लगाए प्रतिबंध और इसका भारत सहित अन्य देशों पर प्रभाव। तो एक आपूर्ति झटका है। चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के कारण उर्वरक मूल्य निर्धारण पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पे कह रहे हैं कि अच्छा मानसून। भारत में 1 जून से 18 जुलाई के बीच औसतन 8.4% अधिक बारिश हुई है, जिससे खरीफ फसलों में बुवाई तेज़ी से हुई है। मई में मानसून की समय से पहले अच्छी बारिश ने सब्जियों और फसलों की बुवाई को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया है। क्या है, तो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट और अन्य उर्वरकों की कमी। जमीनी रिपोर्ट के अनुसार डीएपी और यूरिया की भारी कमी देखी गई है। 30 जून तक डीएपी का स्टॉक सिर्फ 1.3 मिलियन था, जबकि पिछले वर्ष यह 1.9 मिलियन था। यूरिया का स्टॉक 6.1 मिलियन टन गिर गया है, जबकि पिछले वर्ष ये 10.3 मिलियन टन के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, इसकी वजह किसानों की अधिक मांग है, जो समय से पहले और अच्छी बारिश की वजह से बुवाई कर रहे हैं। इसे डीलर सेंटर्स पर लंबी कतारें और सप्लाई की भारी कमी देखी जा रही है, लेकिन यह केवल मानसून से संबंधित मुद्दा नहीं है। एक और बड़ी वजह है चीन द्वारा उर्वरकों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध। तो 2023-24 में चीन ने भारत को कुल 5.6 मिलियन टन डीएपी निर्यात किया, जो भारत की कुल आवश्यकता का 41% था। चीन से यूरिया का आयात भी हुआ, लेकिन 2024-25 में डीएपी और यूरिया का निर्यात गिरकर क्रमशः 0.8 और 0.1 मिलियन टन हो गया है। तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है उसने। तो चीन की नीतिगत अनिश्चितता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। चीन में डीएपी और यूरिया केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, जिससे उनकी मांग अधिक है। भारत के लिए सबक क्या है, तो भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर उर्वरकों का आयात करती है, उसे इस संकट से सीखने की ज़रूरत है। भारत को इस क्षेत्र में नीतिगत सुधार और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए वह तय करे कि क्या फसल आधारित सब्सिडी दी जाए या डीजल और उर्वरकों की कीमतों को सब्सिडी देकर नियंत्रित किया जाए। क्या किसानों को फसल आधारित प्रोत्साहन मिले। निष्कर्ष क्या है, चीन की आपूर्ति में बाधा एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को उर्वरकों के आयात पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह संकट भारत के लिए नीति सुधार का अवसर है, जिससे भविष्य में उर्वरकों की कीमत, आपूर्ति और उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ क्या है, गाजा पट्टी में चल रहे मानवीय संकट पर आधारित है और यह एक दिल को छू लेने वाली घटना को उजागर करती है। ठीक है, लेखक जो अपनी पुस्तकालय को भोजन के बदले में देने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो एक बोरी आटे के बदले धरती की सबसे भूखी जगह
पर एक लेखक भोजन के बदले अपना पुस्तकालय देता है। एक वाक्य रोटी नहीं होता जो भाव छोड़ता है, जैसे वह ताजे जैतून के तेल पर जातार में डुबोया गया हो, लेकिन वह किसी के भूख पेट को राहत दे सकता है, चाहे वह किसी भी भाषा में लिखा गया हो। इस सोच पर ओमर हामद, एक फार्मासिस्ट, कवि, लेखक, गाजा में भूख और मृत्यु के गवाह, अपनी किताबों का संग्रह एक बोरी आटे के बदले देने को तैयार हो गए हैं। भोजन के बदले किताबें। तो गाजा में ऐसी जगह जहाँ किताबों का महत्व कभी शिक्षा और स्वतंत्र सोच का प्रतीक था, अब वहाँ केवल एक जिंदा रहने की कीमत बन गई है। ओमर हामद लिट हब में कहानियाँ लिखते थे, जैसे कि मैंने कभी गुलाबों की जगह किताबें उपहार में दी थी, लेकिन जब बुक लेकिन जब भूख और जीवन मृत्यु की बात हो, तब शब्द मरहम नहीं, मिट्टी में बदलने वाले शरीर गिरने की चीज़ बन जाते हैं। तो सीधी बात है कि कुछ नहीं है, वहाँ पे एक लेखक है, वो अपनी किताबों को दे रहा है और बोल रहा है उनके बदले में मेरे को एक बोरी मतलब खाना दे दो, अनाज दे दो, वही है। तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो आगे चलो, फिर अगली न्यूज़ क्या है। तो अपन ने तो ये तो देख लिया था, उड़ीसा वाली न्यूज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो फिर इसके बाद अगली न्यूज़ क्या है। तो इसमें क्या है, अफ्रीकी देश नाइजर में हुई एक आतंकी घटना से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें 2 भारतीय प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, एक अन्य को अगवा कर लिया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइजर में आतंकी हमले में 2 भारतीय प्रवासी मजदूरों की मौत, एक अगवा। तो हुआ क्या है, घटना का सार 2 भारतीय प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, एक का अपहरण कर लिया गया है। यह हमला 15 जुलाई को नाइजर के डोसा क्षेत्र में उनके कार्यस्थल पर हुआ। मारे गए मजदूरों में से एक गणेश करमाली झारखंड के बोकारो जिले के थे और दूसरे कृष्ण नाम के व्यक्ति के रूप में हुआ है, जो दक्षिण भारत से है। अगवा किए गए व्यक्ति रंजीत सिंह है, जो जम्मू कश्मीर से हैं। घटना की जानकारी, आतंकियों ने साइट पर हमला किया जहां पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। यह काम भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। गणेश करमाली पिछले 1 साल से डोसा में कार्यरत थे। हमले के बाद हमलावरों ने 2 को मार दिया और 1 को अगवा कर लिया। तो बस यही है। तो सरकारी प्रतिक्रिया क्या है। झारखंड सरकार के राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की शिखा लकड़ा ने बताया, भारतीय दूतावास के साथ समन्वय में सबको भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवार को 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। शेष मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी पत्र भेजा गया है। फिर ये है स्थानीय कार्यकर्ता सिकंदर अली का बयान। तो यह एक जघन्य आतंकवादी हमला है, भारतीय दूतावास और तत्परता से काम करना चाहिए। ठीक है, बस यही है। तो निष्कर्ष क्या है, यह घटना न केवल भारतीय प्रवासियों की जान की सुरक्षा का सवाल उठाती है, बल्कि कंपनियों की जिम्मेदारी, बीमा नीतियों की पारदर्शिता और सरकारी प्रक्रिया की दक्षता पर भी सवाल उठाती है। ठीक है। फिर एक अगली न्यूज़ क्या है। तो हाथियों को भगाने की कोशिश में हादसा, और झारग्राम में ट्रेन से टकराकर 3 हाथियों की मौत हो गई है। तो पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में गुरुवार देर रात एक हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश के दौरान 3 हाथियों की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। मृतकों में एक मादा हाथी और उसका बच्चा भी शामिल है। हाथियों को ट्रैक से खदेड़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। कहाँ और कैसे हुआ हादसा। यह हादसा रात लगभग 1:45 बजे हुआ। स्थान था बनस्टाला रेलवे स्टेशन के पास, जो झारग्राम से 14 किलोमीटर दूर है। ट्रेन कौन सी थी, खड़गपुर गामी जनशताब्दी एक्सप्रेस। हाथियों का झुंड इंसानी बस्ती की ओर बढ़ रहा था, जिसे हुला पार्टी द्वारा वापस जंगल की ओर खदेड़ा जा रहा था। इस दौरान हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार से ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। हुला पार्टी क्या है। तो हुला पार्टी एक स्थानीय समूह नेता है, जिसे राज्य वन विभाग द्वारा गांवों और खेतों में घुसे हाथियों को भगाने के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकारी प्रतिक्रिया क्या है। राज्य वन विभाग ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य वन मंत्री वीरवाहा हंसादा ने कहा, हमें रात 11 बजे हाथियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। हमने रेलवे को अलर्ट भी किया था, फिर भी यह हादसा हो गया। निष्कर्ष, यह घटना फिर बताती है कि वन्यजीव और मानव के बीच टकराव कैसे जानलेवा साबित हो सकता है। रेलवे और वन विभाग के बीच समन्वय की कमी साफ दिखी। यदि हाथियों की उपस्थिति की जानकारी समय रहते प्रभावी रूप से साझा और क्रियान्वित की गई होती, तो यह हादसा टल सकता था। यह सिर्फ 3 हाथियों की मौत नहीं, बल्कि प्राकृतिक जैव विविधता की एक बड़ी क्षति है। यह समाचार मिजोरम राज्य की समृद्धि, संस्कृति और कला को, तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है। तो अगली न्यूज़ है कि रेल सुरंगों की दीवारों पर मिजो कला की झलक। तो क्या है, एक मिजोरम राज्य की समृद्ध संस्कृति और कला को दर्शाता है, जिसे अब रेलवे की सुरंगों की दीवार पर उकेरे गए और संरक्षित किया जा रहा है। तो हुआ क्या है
कि मिजोरम की संस्कृति और परंपरा को सहेजने की एक नई पहल है। मिजो महिलाएं रंगीन पारंपरिक परिधान में चेराव, एक पारंपरिक बांस नृत्य का प्रदर्शन करती, जिसके साथ ढोल और घंटियों की आवाज़ होती है। साथ ही दिखाई देते हैं सेलूफान, लकड़ी का एक प्रतीक चिन्ह, फिर पास लाह का योद्धा, और पारंपरिक हेडगियर, जो पारंपरिक हेडगियर में मिजो पुरुष। ये दृश्य मिजोरम की संस्कृति की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। अभिनय रेलवे सुरंगों की दीवारों पर चित्रित किया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही है। फिर आगे चलें तो इसमें तो यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो एक अगली न्यूज़ है, पूर्वोत्तर भारत में रेलवे संपर्क को मजबूत करने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट बेराबी सैरांग रेल परियोजना पर केंद्रित है। तो ये क्या है, मिजोरम के लिए नई रेल लाइन है। ये रेल खंड का विवरण क्या है, तो 223 किलोमीटर लंबा नया रेल खंड है ये, सैरांग से हुबी चूहा बॉर्डर के पास है ये। तो वर्तमान में बैराबी स्टेशन 103 किलोमीटर दूर सिलचर असम से यात्री ट्रेन चलाता है, जो लगभग 4 घंटों में पहुंचती है। बैराबी सैरांग लाइन का संक्षिप्त विवरण, तो इसको तो हटाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की अन्य बड़ी रेल परियोजनाएं कौन कौन सी, एक तो दीमापुर कोहिमा नई रेल लाइन बना रहे हैं, फिर एक अपन बना रहे हैं मुर्शी कलेर पासी घाट रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश में, फिर एक है सेवोक रंगपुर रेल लाइन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए, और एक है जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन मणिपुर के लिए। तो बस यही है। फिर अपन अग्नि न्यूज़ में चलते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है, आईएनएस निस्तार से रिलेटेड ही है। तो आईएनएस निस्तार की क्या, तो आईएनएस निस्तार और उसकी सहपोत आईएनएस निपुण अब भारतीय नौसेनाओं को समुद्री गहराई में फंसे पनडुब्बी कार्मिकों को बचाने में क्षमता देंगे। तो एक तो आईएनएस निस्तार है और एक आईएनएस निपुण है। ठीक है, आईएनएस निस्तार क्या है, तो विशाखापत्तनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में शुक्रवार को कमीशन किया गया। इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल है ये। ठीक है, और इसका सहयोगी पोत आईएनएस निपुण 2022 में लॉन्च हुआ, जो जल्दी कमीशन होगा। ठीक है, आईएनएस निस्तार क्या कर सकता है, तो ये जहाज़ पनडुब्बी में दुर्घटना होने पर 300 मीटर तक की गहराई में बचाव अभियान चला सकता है। इसमें जुड़ा होता है DSRV पनडुब्बी तक पहुंचने वाला वाहन, फिर ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, जो रिमोट से चलने वाला बचाव यंत्र, और मेडिकल सुविधाएं और हाई प्रेशर चिकित्सा इकाई। जहाज में हाइपर बैरिक चैम्बर होता है, जो पानी में लंबे समय तक रहने वालों को बचाने में मदद करता है। कैसे होता है डीप सी रेस्क्यू ऑपरेशन, पनडुब्बी में खराबी होती है, ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, आईएनएस निस्तार से DSRV पानी में उतारा जाता है। DSRV जाकर फंसे पनडुब्बी से जुड़ता है। 15 तक कर्मियों को एक बार में निकालने की क्षमता है। घायल सैनिकों को मेडिकल केयर मिलती है। बस यही होता है डीप सी रेस्क्यू मिशन। फिर भारत के लिए क्या मायने रखता है आईएनएस निस्तार, पहले भारत को DSRV इस्तेमाल करने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पड़ता था। अब आईएनएस निस्तार निपुण के आने से भारत के पास खुद की तत्काल रेस्क्यू क्षमता होगी। यह नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त देगा। तो बस यही है। फिर आगे चलें अपन, तो अगली न्यूज़ कौन सी है, भारत यूरोपीय संघ के बीच खाद्य सुरक्षा नियमों पे मतभेद। तो इसमें क्या हुआ है, भारत और EU के बीच सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स को लेकर मतभेद हैं। SPS ऐसे नियम हैं जो खाद्य और कृषि उत्पादों की सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित होते हैं। प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है, तो EU भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यात बाजार है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच भारत ने लगभग 30.2 बिलियन का कृषि निर्यात EU को किया, मुख्यतः कॉफ़ी, चाय, मसाले, चावल, मूंगफली। मतभेद किस बात पर है, तो भारत की शिकायतें EU के कीटनाशक अवशेष नियम जो बहुत कड़े हैं, WHO से भी ज़्यादा। फिर EU अक्सर भारत की निर्यात खेपों को रद्द कर देता है, क्योंकि कीटनाशक अवशेष और मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन का प्रतिबंध करके। फिर ये नियम विशेष रूप से मूंगफली, मक्का, चावल, मेवे जैसे उत्पादों पर लागू होते हैं। EU की स्थिति क्या है, EU का कहना है कि उनके मानक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। फिर है अफ्लाटॉक्सिन, तो अफ्लाटॉक्सिन B1 एक तरह का फंगस जहर की अधिकतम सीमा है। तो EU 2 माइक्रोग्राम के लिए कहता है, WHO का है 15 माइक्रोग्राम। तो EU का बहुत ज़्यादा टफ है। फिर अन्य क्या है मुद्दे हैं, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन, किस देश से उत्पाद आया है यह तय करने को लेकर भी विवाद है। EU यह चाहता है कि उत्पाद विशेष नियमों
को मान्यता दी जाए, यानी प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स को मान्यता दी जाए। चर्चा में शामिल है फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, औद्योगिक उत्पाद, जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रावधान। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ है, ईयू द्वारा भारत की नायरा नायरा एनर्जी कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध सैंक्शन से संबंधित है। इस प्रतिबंध का सीधा संबंध रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से है। तो इसमें हुआ क्या है, तो ईयू ने नायरा एनर्जी पर लगाए प्रतिबंध रूस से संबंध के कारण। तो ईयू ने नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध सेक्शन लगाए हैं। इसकी वजह नायरा में रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% की हिस्सेदारी है। यह प्रतिबंध रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लगाए गए नए ईयू प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा है। नायरा अब ईयू को पेट्रोलियम उत्पाद और ईंधन निर्यात नहीं कर सकेगी। कंपनी की 20 मिलियन टन सालाना रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हो सकती है। नायरा भारत के कुल निर्यात किए गए तेल का 40% हिस्सा देती है। यह बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, तो भारत जो कुल निर्यात करता है इसका 40% हिस्सा तो नायरा से ही जाता है। नायरा एनर्जी कौन है? एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड तेल रिफाइनिंग कंपनी है जो गुजरात के वडीनगर में स्थित है। 2017 में रूसी कंपनी रोसनेफ्ट और एक ट्रैफिगुरा कंसोर्टियम ने इससे ये एसर ऑयल से खरीदा था। यह भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। रूस से संबंध क्यों बना समस्या? ईयू ने पहले ही तय किया था कि वह रूसी तेल को $60 प्रति बैरल से ज़्यादा नहीं खरीदेगा। नायरा रूस से कच्चा तेल खरीदती है जिसे ईयू को लगता है कि रूस को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व मिल रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सियासी माइल। ईयू के डिप्लोमेट्स हम रूस को बजट और युद्ध क्षमता कमजोर करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ईयू ने बोला है। अमेरिका पहले ही नायरा जैसे संस्थानों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर चुका है। भारत ने फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर इससे भारत ईयू व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। तो बस यही है। यदि रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश बन चुका है। यदि नायरा के निर्यात बंद होते हैं तो इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और तेल निर्यात पर असर पड़ सकता है। फिर आगे चलें तो अगली न्यूज़ है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट को कानून बनाया। तो हुआ क्या है, तो क्या है जीनियस एक्ट? जीनियस एक्ट का पूरा नाम है गाइडिंग एंड स्टेबलाइजिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स। ये क्या करता है, तो यह कानून क्या है, स्टेबल कॉइन यानी डिजिटल मुद्राएं जो अमेरिकी डॉलर जैसी स्थिर संपत्तियों से जुड़ी होती हैं और अन्य डिजिटल संपत्तियों को लेकर एक स्पष्ट नीति और नियम बनाता है। इससे सरकार को यह तय करने में आसानी होगी कि डिजिटल मुद्रा को कैसे नियंत्रित करें और बाजार में क्रिप्टो करेंसी को कैसे अपनाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि आज हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं ताकि अमेरिका वैश्विक वित्तीय क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में अग्रणी बने। जीनियस एक्ट से अमेरिका की डिजिटल संपत्ति में नेतृत्व की स्थिर स्थिति और मजबूत होगी। और कौन कौन से बिल पास हुए, तो जीनियस एक्ट के साथ ही अमेरिकी सांसद ने 2 और अहम कानून पास किए हैं। एक तो क्लैरिटी एक्ट है। क्लैरिटी एक्ट यह क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाता है जिससे निवेशक और कंपनियां सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकेंगी। फिर एक है एंटी CBDC सर्विलियंस स्टेट एक्ट। तो यह कानून सरकार को यह रोक लगाने के लिए है कि वह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को नागरिकों की जासूसी के लिए इस्तेमाल ना करे। फिर अब ये दोनों बिल सीनेट में जाएंगे जहां अंतिम मंजूरी के लिए मतदान होगा। फिर क्रिप्टो समर्थकों के लिए क्यों अहम है, तो अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के समर्थक क्रिप्टो बैकर्स ने इस कानून का स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे बाजार में स्थिरता, गोपनीयता और सुरक्षा और तकनीकी नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये कानून सरकार द्वारा अत्यधिक निगरानी सर्विलेंस पर रोक लगाएगा। रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका क्या है, तो रिपब्लिकन पार्टी और उसके नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कानून पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाउस मेजोरिटी विप, तो इसको तो हटाओ, कोई काम की नहीं, बस अपन को 3 कानून पता होना चाहिए, जीनियस एक्ट और ये सब। फिर इजरायली हमले में कैथोलिक चर्च को नुकसान के बाद कार्डिनल ने गाजा में राहत पहुंचाई। नेतन्याहू ने पोप लियो से बात की। तो हुआ क्या है, कार्डिनल P.A. बर्तातिस्ता जो भी हैं, जो यरूशलेम में सबसे वरिष्ठ कैथोलिक धर्मगुरु हैं, शुक्रवार को गाजा पहुंचे। उनका उद्देश्य था इजराइल हमले में प्रभावित लोगों को राहत और सहानुभूति देना। गाजा के इकलौते कैथोलिक चर्च की हालत को देखना जिसे हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में नुकसान पहुंचा। ठीक है, चर्च पर हमला और नुकसान। हमला गाजा सिटी में स्थित होली फैमिली चर्च परिसर पर हुआ था। तस्वीरों से पता चला धमाका चर्च के बहुत करीब हुआ था। आसपास की इमारत टूट गई, चर्च की खिड़कियां और दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह चर्च गाजा में रहने वाले ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए शरण स्थली
स्थल है। ठीक है, कार्डिनल का बयान, कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने कहा कि वे गाज़ा के ईसाइयों के साथ है, जो भी हुआ हम उनके साथ हैं। उन्होंने इसराइल हमले की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि चर्च को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जानबूझकर नहीं किया गया तब भी ये गंभीर गलती थी। गाज़ा में मानवीय राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन इसराइल ने गाज़ा की सीमाओं को लगभग सील कर दिया है, कार्डिनल ने कहा है। फिर नेतन्याहू और पॉप की बातचीत। तो इसराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोप लियो से फ़ोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश इस घटना की जांच कर रहा है और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पोप से गाज़ा के नाजुक मानवीय हालात को लेकर चिंता साझा की। बस यही है। फिर आगे चलें तो अगली न्यूज़ क्या है। पिछले 5 वर्षों में एआईएफ निवेश में 30% सालाना वृद्धि, अधिकतर निवेश अनलिस्टेड बाजार में हुआ। तो एआईएफ क्या है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक प्रकार का निवेश फंड होता है जो पारंपरिक शेयर बाजार जैसे लिस्टेड कंपनियों के बाहर निवेश करता है, जैसे कि स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनी, रियल एस्टेट, वित्तीय ऋण आदि में। समाचार का साथ, पिछले 5 सालों में भारत में एआईएफ निवेश में 30% की सालाना चक्रवृद्धि से वृद्धि देखी गई है। इसमें से अधिकतर निवेश अनलिस्टेड सेक्टर में हुआ है। इसका मतलब है कि लोग अब ज़्यादा रिटर्न और कम शेयर बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एआईएफ जैसे विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है एआईएफ निवेश? तो फैमिली ऑफिस, कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब पारंपरिक निवेश की जगह नए विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। वे बेहतर रिटर्न की तलाश में एआईएफ को चुन रहे हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, जबकि एआईएफ अपेक्षाकृत स्थिर माने जाते हैं। ठीक है, बस यही है। फिर सेबी अधिकारी का बयान है। सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण ने कहा कि जो चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज होती हैं वह है एआईएफ में हो रही तेज़ी वृद्धि, और उसमें भी ज़्यादातर निवेश अनलिस्टेड बाजार में हो रहा है। मार्च 2025 तक एआईएफ में कुल निवेश 13.5 लाख करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है 1.7 लाख करोड़ की। निवेशकों को क्या फ़ायदा है? तो एआईएफ में कई प्रकार के फंड होते हैं, जैसे डेप्ट फंड, इक्विटी फंड। डेप्ट एआईएफ वर्तमान में 16 से 18% रिटर्न दे रहे हैं, जो पारंपरिक फिक्स्ड इनकम विकल्पों से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अपन को ये सारी चीज़ें पता चली। एआईएफ निवेश भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर अनलिस्टेड प्राइवेट सेक्टर में। निवेशकों का झुकाव पारंपरिक साधनों को हटाकर एआईएफ जैसी स्मार्ट विकल्पों की ओर रहा है। यह संकेत देता है कि भारत में पूंजी निर्माण की दिशा में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो टूरिज्म को लेकर सरकार की योजना और दीर्घकालिक लक्ष्य पर आधारित है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में 10% हिस्सा करे। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भारत में पर्यटन क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 5 से 6% है। सरकार 2047 तक इसे 10% करना चाहती है, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। सरकार का दृष्टिकोण और लक्ष्य क्या है? पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप है, भारत के आर्थिक विकास में स्वाभाविक रूप से संभव है। देश की अर्थव्यवस्था 8 सालों में दोगुनी हो जाएगी। 2047 तक जीडीपी 32 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। भारत का पर्यटन क्षेत्र अवसर और विशेषताएं, तो सांस्कृतिक विविधताएं, प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत है। ठीक है, देश में हर राज्य की अलग पहचान है, जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। विश्व स्तर पर भारत की स्थितियाँ, तो पिछले 1 साल में दर्जनों नई वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में भारत को जगह मिली है। तो आगे विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है? तो पिछले 1 साल में दर्जनों नई वैश्विक पर्यटन रैंकिंग में भारत को जगह मिली है, लेकिन अभी भी भारत की स्थिति है थोड़ी पीछे ही है। ठीक है, अब आगे चले अपन। अगली न्यूज़ क्या है? तो ईयू ने रूस पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र और छुपे जहाज़ों पर केंद्रित है। तो ईयू के जो नए रूस पर प्रतिबंध हैं वो ऊर्जा क्षेत्रों पे और छुपे जहाज़ों पर केंद्रित है। तो यूरोपियन यूनियन संघ और ब्रिटेन ने क्या किया है? यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियाँ रूस के ऊर्जा क्षेत्र और शैडो फ्लीट यानी ऐसे गुप्त तेल टैंकरों पर लगाई है जिनसे रूस गुप्त रूप से तेल निर्यात करता है और सैन्य उपकरण को पहुंचाता है। तो प्रतिबंध लगाने का मकसद क्या है? यूरोप कभी भी यूक्रेन के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन पर युद्ध बंद करें, जब तक रूस पीछे नहीं हटता ईयू दबाव बनाए रखेगा। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास ने कहा, यह रूस के खिलाफ अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंधों में से एक है।
रूस की प्रतिक्रिया। इससे सरकार को विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। व्हाट्सएप को रूस के सांसदों ने सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि व्हाट्सएप रूस को छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। व्हाट्सएप को रूस छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स की स्थिति मेटा पर प्रतिबंध लगा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ब्लॉक किया है। ठीक है, व्हाट्सएप भी निशाने पर है क्योंकि उसमें नया चैट एनक्रिप्शन फीचर आया है जिससे बातचीत और डेटा सरकार की नज़र से बाहर हो सकता है। फिर पृष्ठभूमि, यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंध। तो 2022 से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उसके बाद से पश्चिमी देश ईयू, यूके, यूएस रूस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं। शैडो फ्लीट शब्द का मतलब वे जहाज जो चुपचाप तेल ले जाते हैं ताकि रूस पर लगे प्रतिबंधों को वापस किया जा सके। निष्कर्ष क्या है, यूरोप और ब्रिटेन रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि उसे युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। वहीं रूस इन विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाकर अपने डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना चाहता है। बस यही है। फिर एक न्यूज़ है, क्या है, दक्षिण सीरिया से सरकारी सेना हटने के बाद ड्रूज बेडुइन संघर्ष फिर से भड़का। तो ये क्या है, क्या हुआ, सीरियाई सरकारी सेनाएं हाल ही में स्वेदा प्रांत वापस लौट गई हैं। इसके बाद द्रूज लड़ाकों और बेदुइन समुदाय के लोगों के बीच फिर से हिंसक झड़पें शुरू हो गई है। संघर्ष पहले भी हो चुका है लेकिन यह फिर से मानवीय संकट को जन्म दे रहा है। सेना क्यों हटाई गई? सरकार ने दावा किया था कि एक समझौते के तहत शांति के लिए वहां से सेना हटाई थी। अधिकारियों ने ड्रूज गुटों से बातचीत कर सेना को वापस भेजने का विचार किया था ताकि स्थिरता लाई जा सके, संस्थानों की सुरक्षा हो सके। फिर हिंसा क्यों भड़की? जैसे ही सेना वापस हटी, ड्रूज और बेदुइन लड़ाकों के बीच झड़पें शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए, हजारों लोग फंसे रह गए। संघर्ष का इतिहास, यह झड़पें रविवार से शुरू हुई हैं। शुरुआत ड्रूज लड़ाकों और सुन्नी मुस्लिम कबीले के बीच हुई। सरकार ने पहले हस्तक्षेप करने की कोशिश की, फिर पीछे हट गई। इसके बाद रूस लड़ाकों ने बेदुइन गांवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसराइल की प्रतिक्रिया। इसराइल ने सीरिया में उन ठिकानों पर हवाई हमले किए जहां ईरान समर्थित लड़ाके मौजूद थे जो इस संघर्ष से जुड़े हो सकते हैं। स्थिति कितनी गंभीर, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी समर्थक लड़ाके और ड्रूज लड़ाके दोनों एक दूसरे के इलाकों को लूट रहे हैं, घर जला रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अराजकता, मानवीय संघर्ष फैल चुका है। तो निष्कर्ष क्या है, दक्षिणी सीरिया में सेना के हटने के बाद रूस और बेदुइन समुदाय के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से हिंसा में बदल गई है। सरकार की नाकामी, बातचीत और विफलता, विदेशी हस्तक्षेप ने हालात को और जटिल बना दिया है। तो बस यही चल रहा है आज की न्यूज़ में।